हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सेशन चल रहा है हमारा ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, इसमें हम देख रहे थे PGT के पेपर। इसमें हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2021 से 2016 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो पेपर चल रहा है आपका 2013 में ये UP PGT का पेपर हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कि ये पार्ट 3 है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके, GS बाय दिवाकर सर। वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन बैचेज देखने को मिल जाएंगे, PDF भी वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून में, ज्वारीय में, या फिर मरुस्थलीय में। तो ये पाए जाते हैं ज्वारीय में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के सुंदरवन में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। ज्वारीय वन देश के 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मुख्यतः नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में आते हैं। डेल्टाई क्षेत्र किस किस नदियों के? जैसे गंगा हो गई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तथा गुजरात का तट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ये क्या है? पानी से लगी हुई सतह है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी अच्छी होती है। तो ये जगह किस में आ जाती हैं? डेल्टाई क्षेत्र में आती हैं। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? मैंग्रोव वन हो गया। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष अधिकांश पाए जाते हैं, इसी कारण इसको सुंदरवन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं आपके परिप्रशांत सागरीय पेटी में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है? एक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। भूकंप सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो परिप्रशांत मेखला में देखे जाते हैं, जहाँ पर समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आता है। कितना आता है? 100 में से 63%। तो पूरा जो भूकंप आता है वो आपका प्रशांत महासागर में ही आ जाता है। यहाँ भूकंप आने का प्रमुख कारण हो सकता है, कारण क्या है? यहाँ पे सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ सागरी प्लेट है, दूसरी तरफ जो स्थलीय प्लेट है, इन दोनों का ये मिलन बिंदु है, जिसके कारण क्या बनते हैं? नवीन बलित पर्वत बन जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र ये होता है, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का यहाँ पे अपसरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सवाना घास के जो मैदान पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी या फिर मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मध्य एशिया में। तो ये पाए जाते हैं आपके उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसकी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य में ये महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार मिलता है मध्य पूर्वी अफ्रीका में मिलता है, जो कि सूडान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? ये दिया था आपके एडवर्ड एकरमैन ने, या फिर हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, या फिर गिफ्ट टेलर ने। तो ये दिया था हेटनर ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्षेत्र विवरण विज्ञान किसने दिया था? हेटनर ने। हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना है, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। विस्तृत यात्रा के पश्चात इन्होंने यूरोप का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। हेटनर ने लेटर के अर्डकुंडे के स्थान पर लैंडरकुंडे दिया। लेटर की कौन सी थी? अर्डकुंडे शब्द था उनका, और हेटनर ने दिया था लैंडरकुंडे नामक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नदी दी गई है, उनके उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए इनको मिला लेते हैं। जो यमुना है आपकी, एक मिनट, यमुना है आपकी यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा मिलती है आपकी महाबलेश्वर से। महानदी निकलती है सिहावा से। गोदावरी निकलती है नासिक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ये हो जाएगा आपका ए का 4th, बी का हो जाएगा यहाँ पे 3rd, सी का हो जाएगा 2nd, एंड डी का हो जाएगा 1st। चलिए इसमें कौन सा मैच हो रहा है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बंगाल की खाड़ी का आलेखन किसने किया था? स्ट्रैबो ने, टॉलेमी ने, अल-मसूदी ने, या फिर हम्बोल्ट ने। तो इसका आलेखन जो किया था टॉलेमी महोदय ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को टॉलेमी महोदय ने मानचित्र पर अंकित किया था। किस पर किया था? उन्होंने मानचित्र पर दिखाया हुआ था। उसने गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया।
टॉलेमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। टॉलेमी ने बताया था कि दक्षिण में एक महाद्वीप है, ये उन्होंने बताया था, लेकिन इनके बारे में इनको पता नहीं था। जिसकी खोज किसने की थी? फिर ये अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार की, कैगा की, तारापुर की या फिर कुडनकुलम की? तो जो कुडनकुलम है इसकी कुल जो स्थापित क्षमता है अधिकतम है। देख लेते हैं इसकी क्षमता कितनी है, क्या है। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? होमी जे भाभा को जाना जाता है। 10 अगस्त 1948 को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कब हुई थी इसकी? 10 अगस्त 1948 को। भारत में कुल 22 रिएक्टर की स्थापना हो चुकी है। कितने हो चुके हैं टोटल? 22। देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है 6780 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा की कितनी क्षमता है? 6780 मेगावाट। कुडनकुलम जो तमिलनाडु में रिएक्टर की कुल क्षमता है 2000 मेगावाट। ये इसकी इन सब में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके रेडजेल महोदय ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो राज्य का जैविक सिद्धांत था वो दिया था रेडजेल ने। अपनी पुस्तक थी इनकी राजनीतिक भूगोल में। रेडजेल ने राज्य की तुलना जीव से की हुई है। उनका यह मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या फिर उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ये किसने कहा था? रेडजेल ने कहा था। उसने राज्य एवं समाज को जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया। वह डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित था, अतः उसने विकास के सिद्धांत को मानव समाज पर भी लागू किया हुआ था। जो विकास का सिद्धांत था उसको उसने किस पर लागू किया हुआ था? मानव समाज पर भी लागू किया था कि मानव के द्वारा ही विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट में आपकी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। विश्व की सर्वप्रथम अवरोधक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मिलती है। ये 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील से यानी कि 1920 किलोमीटर की लंबाई में यह पाई जाती है या फिर फैली हुई है। इसकी उत्तरी सीमा 80 मील है 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सीमा 7 मील यानी कि 11 किलोमीटर है। तट से इसकी दूरी जो है 32 से 48 किलोमीटर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। ये ज्योग्राफिया जो शब्द किया था, प्रयोग किया था, वो इरेटास्थनीज ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज को जाना जाता है। उन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें गणितीय भूगोल का उन्होंने वर्णन किया। उन्हें भूगोल का वास्तविक पिता माना जाता है। ठीक है, भूगोल का वास्तविक पिता किसको माना जाता है? ये माना जाता है इरेटास्थनीज महोदय को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति कहाँ पर सफल हुई थी? प्रायद्वीप भारत में, मध्यवर्ती भारत में या फिर भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में या फिर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो जो हरित क्रांति सफल हुई थी वो हुई थी आपके पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर हरित क्रांति अच्छे से सफल हुई थी। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, जहाँ पे गेहूं के उत्पादन में अपार सफलता मिली थी। जो क्या हुआ, वहाँ पर संकर बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, गेहूं की जो उत्पत्ति हुई थी या फिर उनका उत्पादन हुआ था काफ़ी अच्छा हुआ था। जबकि चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सर्वाधिक सफल रहे थे। वहीं चावल का जो उत्पादन हुआ था सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 में विकसित हुई थी। नवीन बीज एवं उर्वरक के प्रयोग से हुई थी। किससे हुई थी? नए बीजों का उत्पादन, नए बीजों का प्रयोग किया जाता था, उसमें उर्वरक यानी कि खाद की भी शुरुआत की जाए। इसकी शुरुआत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई थी। जो शुरुआत हुई थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती शुरू की गई थी इसके बीजों के। 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ था। ढंग से जो चावल की कृषि में प्रसार हुआ था इसका, जो संकर बीजों का या फिर उर्वरक का, तो वो 1983 के बाद से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉल है, एटॉल क्या है? समुद्री धारा है, पर्वत शिखर है, द्वीप है या फिर एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। तो जो एटॉल है आपकी एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति जानी जाती है।
देख लेते हैं इसके बारे में भी। एटोल एक विशेष प्रकार की भित्ति है। इसकी आकृति घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होती है। कैसी होती है? घोड़े के नाल के जैसी होती है या फिर एक मुद्रिका के इस तरह से इसकी आकृति होती है। ठीक है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर होती है। इस प्रवाल भित्ति के बीच में लैगून होती है। क्या होती है? लैगून इसमें बीच में होती है। एलिस द्वीप का फुराफूटी एटोल क्या है? फुराफूटी एटोल वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। कैसा है ये? वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण कौन सा है? फुराफूटी, जो आपका एलिस द्वीप पर एटोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्न झील संबंधित है। टॉर्न झील किससे है? सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान या फिर पठार से। तो जो टॉर्न झील संबंधित है सर्क से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टॉर्न झील का संबंध सर्क से है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या फिर आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला गर्त होता है। ये इस तरह से होता है आपका जो सर्क होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये क्या बनती है? एक आराम कुर्सी की तरह दिखता है। सर्क की बेसन में अधिक हिम के दबाव के कारण तथा हिम की अधिक गहराई के कारण तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। जब हिम का क्या होता है? अपरदन होता है तो गड्ढे बन जाते हैं तथा हिम पिघलकर इन गड्ढों में भर जाती है, जिससे झील का निर्माण होता है। इन झीलों को टॉर्न कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाती है? बर्फ भर जाती है। जब वो गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन के जो बर्फ भरेगी, बर्फ पिघलती है जिसमें झील बन जाती है। झील के कारण इनको जो झील बनती है उनको बोला जाता है टॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सभी डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीपीएस ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का है, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम है जिसके लिए जीएस हिंदी कंप्लीट करनी है, तो आप मेरा एक चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं पेपर पीवाईक्यू जो हैं, वहाँ के जो फैक्ट्स हैं तथा डिटेल हैं, सभी बैच ले रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की थी किसने? हंटिंगटन ने, हडसन ने, डेविस ने या फिर सावर ने? तो ये की थी कार्लो सावर ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्लो सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की आकारिकी की संकल्पना विस्तृत विवेचन किया था। आगे देखते हैं, खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी जो आपका राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पर क्या मिलता है? तांबे की खाना वहाँ की काफ़ी फेमस है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसे टिन में मिश्रित करने पर कांस्य यानी ब्रॉन्ज तथा जस्ते में मिलाने पर पीतल ब्रास बनता है। तांबे का उपयोग विद्युत उपयोग तथा बर्तन बनाने में अधिकांश होता है। तांबे का जो उपयोग होता है किसमें? विद्युत उपयोग में, यानी कि जो लाइट उत्पादन होता है, तथा बर्तन बनाने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। यहाँ पर खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, भगोनी तांबा का उत्पादन करता है। कौन कौन से हो गई है? खेतड़ी हो जाएगा, सिंघाना हो जाएगा, खोदरीबा, भंगोनी हो जाएगा। यहाँ पे तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? सबसे जो विकसित राज्य कृषि में वो पंजाब आ जाता है आपका। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि अवसंरचना तथा आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि में अधिक प्रगति हुई है। क्या होती है? वहाँ पर नई नई जो वैज्ञानिक तकनीक आती है उनका प्रयोग वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण क्या है? कृषि में उनको काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली है। देश में गेहूं का उत्पादन वहाँ पे 5008 किलोग्राम हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर में ये इतना होता है। और धान का अगर उत्पादन होता है तो वहाँ पर ये 4035 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों के बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? नदी के कार्यों से किसका नहीं है? जलप्रपात का, गोखुर झील का, बरखान का, या फिर बी आकृति की घाटी जो है। तो जो नदी का संबंध नहीं है बरखान से नहीं है। जो बरखान बनता है आपका पवन के द्वारा बनता है। बरखान का संबंध पवन के निक्षेपात्मक स्थल रूप से है, जबकि जलप्रपात, गोखुर झील, बी आकार की घाटी नदी निर्मित स्थल रूप है, यानी कि ये किससे बनते हैं? नदी से बनते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति वाला बालू का टीला जो कि पवनाभिमुखी यानी कि पवन के दिशाएं में उनका मुंह होता है। दो सिंहाकार नुकीली आकृति होती है। इस तरह से ये आकृति बनती है। ये बनता है आपका, थोड़ा सा यहाँ से गोल कर लीजिए, इस तरह से बनता है ये। ठीक है, दो सिंहाकार नुकीली आकृति बनाता है। बरखान ये कहलाता है। ये तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं?
तुर्की में पाए जाते हैं। यदि बरखान समूह में होता तो रेगिस्तान पर पार करना कठिन होता, यानी जो बरखान होता कई सारे इसके समूह बन जाते तो जो रेगिस्तान क्षेत्र है आपका उसको पार करना काफ़ी टफ हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र से, कागज से, ऊनी वस्त्र से या फिर जूट से? जो लाल इमली का संबंध है ऊनी वस्त्र से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारत में कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी कपड़ों की ऐतिहासिक परंपरा रही है, परंतु आधुनिक तरीके से नुकी पहले ऊनी मिल की स्थापना 1876 में लाल इमली के नाम से कानपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 1876 में लाल इमली के नाम से इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। 1881 में धारीवाल में दूसरी मिल स्थापित की गई। उसके बाद में मुंबई में 1882 में और बेंगलुरु में 1886 में नई मिलें लगाई गई किसकी? ऊनी वस्त्रों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल कौन सी मानी जाती है? जो आग्नेय सेल होती है वो आपकी प्राथमिक सेल मानी जाती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय सेल का निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके जस्ट बाद ही कौन सी सेल बनी? वो बनी थी आपकी आग्नेय सेल, जिसके कारण इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। ये रवेदार, परतहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं, कठोर होती हैं, परतहीन, इनमें कोई भी परत नहीं पाई जाती हैं, जो अप्रवेश्य होने के कारण रासायनिक अपक्षय को कम प्रभावित होती हैं। इसमें क्या होता है? जो केमिकल वेदरिंग होती है वो नहीं होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित ये चट्टानें होती हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत क्या करती है? आपके भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या फिर पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पराबैंगनी जो विकिरण होता है उसको रोकती है ओजोन परत। समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ओजोन अच्छे से प्रभावी रहती है, जिसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक है। ओजोन परत का मुख्य कार्य पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि तथा कैंसर की समस्या हो सकती है, जिसको कि ओजोन परत हमें बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोडार्पिन किसने प्रयोग किया था? आइसोडार्पिन का प्रयोग किसने किया था? वेबर ने, ऑगस्ट कॉस ने, कॉस नहीं है ये, लॉस होगा, ठीक है, हैविस ने या फिर हुबर ने। तो इसका जो प्रयोग किया था ये किया था अल्फ्रेड वेबर ने। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रथम प्रयास वेबर ने किया था। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडार्पिन शब्द का प्रयोग किया हुआ था। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उन्हें मिलाने वाली रेखा को आइसोडार्पिन कहा जाता है। ठीक है, जो परिवहन समान परिवहन वाली जो रेखाएं होती हैं उनको जो बिंदु मिलाती है उसको बोला जाता है आइसोडार्पिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? तो ये किसने कहा है? हंटिंगटन ने, टेलर ने, ईसाबोमैन ने या फिर सैम्पुल ने? जो सैम्पुल है इन्होंने बोला था कि मानव जो है पृथ्वी की उपज है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनके भी बारे में जान लेते हैं। एलन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम था। सैम्पुल थी एक नियतिवादी चिंतक थी। उन्होंने कहा था मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। सैम्पुल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं वरन उसके विचारों, जो उन्होंने कहा था जो प्राकृतिक वातावरण है, जो हम वातावरण रह रहे हैं उसका नियंत्रण क्या होता है? केवल मनुष्य के भोजन से नहीं होता है, वस्त्र से, आवास से, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं होता, बल्कि उसके विचारों से भी होता है, भावनाओं से भी होता है। अगर उसको जैसे वो बोला जाए कि पेड़ों के लिए उसकी कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो फटक से काट देगा। धार्मिक विश्वास हैं जो जैसे कि हम पीपल की पूजा करते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हम पीपल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जिसको हम काटें नहीं। तो ये जो धार्मिक विश्वास है सामाजिक संगठन पर भी निर्भर करता है। वो कैसी थी? एक वातावरण निश्चयवादी प्रबल समर्थक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है। हिमानी से कौन सी बनती हैं? एस्कर, सर्क, टॉर्न या फिर हिमसोपान। हिमानी से बनते हैं आपके एस्कर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कैसी है? स्थलाकृति है, निक्षेपात्मक है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे एवं संकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से बहुत या फिर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपसौर की स्थिति पाई जाती है। अपसौर जब होता है जब सूर्य होता है पृथ्वी से दूर होता है, उस टाइम पे आपका अपसौर आता है। तो ये टाइम आता है 4 जुलाई को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार अर्थात पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर हो जाती है। किससे होती है? सूर्य से होती है, जिसको कि अपसौर कहा जाता है। और जब सूर्य के सबसे पास होती है तो वो होती है 3 जनवरी को, जिसको कि उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जो औसत घनत्व है पृथ्वी का 5.52% है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा है तथा सूर्य से दूरी अगर देखी जाए तो तीसरा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी आता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर में घूमती है। कहाँ से घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण दिन एवं रात होता है। जब वो दैनिक घूर्णन उसका होता है जिसके कारण कि क्या होता है? दिन और रात होती है। जो वार्षिक परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जब उसका एक वर्ष पूरा हो जाता है तो वो परिक्रमा करती है, तो उसको बोला जाता है ऋतु परिवर्तन तब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता तो वो थी 55.46%, 65.46% या फिर 75.46%। तो इनमें से कोई भी नहीं था। इसमें दी गई है जो महिलाओं की साक्षरता थी वो थी 73% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9% है एवं महिलाओं की 64.6% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंडा खाई स्थित है। सुंडा खाई कहाँ पे? जो सुंडागर्त प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अटलांटिक में, या फिर इनमें से कोई में नहीं। तो जो सुंडागर्त आपका स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। हिंद महासागर के तली के क्षेत्रफल का लगभग 60% जो भाग है अगाध सागरीय मैदान के रूप में फैला हुआ है। परिणाम स्वरूप गर्तों की संख्या कम है। जावा द्वीप के सहारे स्थित सुंडा गर्त 7450 मीटर गहरा है, जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कहाँ पे पाया जाता? कौन सा होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट होता है सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 80% से 95% के बीच में होती है। जल की मात्रा 2.2 से 5% के बीच में जल की मात्रा पाई जाती है तथा वाष्प की मात्रा 25 से 40% होती है। इसमें क्या होता है? ये धुआं नहीं देता है, बहुत कम नाम मात्र के लिए धुआं देता है। ताप ये सबसे अधिक देता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है ये प्राप्त? जम्मू कश्मीर के राज्यों से आपको ये एंथ्रासाइट कोयला मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्खा का प्रमुख उपयोग होता है मानव भोजन के लिए, पशुओं के चारे के लिए, स्टार्च बनाने के लिए या फिर अल्कोहल तैयार करने के लिए। तो जो मक्का का प्रयोग होता है वो होता है पशुओं के चारे के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लो, मैं तो आज ही मॉल से मक्का लेके आई हूँ, मुझे क्या पता था ऐसा होगा। देखो, चलिए कोई बात नहीं है, खा ही लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। यहाँ मक्के का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। आज तो मन हट गया मक्के से बिल्कुल। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख तर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। लिपुलेख आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। तीनों सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो लिपुलेख है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है? जो छत्रक शिला बनता है वो बनता है पवन के कारण में बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।